अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू अटेम्प्ट पेपर्स जो होने हैं। आपको पता है पेपर्स में जो ब्लंडर्स करते हैं बच्चे या जो नहीं करने चाहिए उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज की वीडियो जो है दो टॉपिक्स पर है। सबसे पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि पेपर में आपको क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ पेपर की बात नहीं कर रहा, मैं पेपर्स की बात कर रहा हूँ। यानी एग्जामिनेशन का जो टाइम स्टार्ट हो गया, जिस तरह अभी 9-10 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, तो एग्जामिनेशंस के दौरान और स्पेशली फिर पेपर्स के दौरान, जब आप पेपर के अंदर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर होंगे, उस दौरान क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और क्या क्या लाजमी करनी चाहिए, उसके ऊपर पार्ट 1 है जिसमें आपको बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है स्टूडेंट्स को। और पार्ट 2 होगा पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में कि पेपर के अंदर आपको कैसे अपने पेपर को प्रेजेंट करना होता है, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरीके से हेडिंग्स लगानी है आपको, किस तरीके से मार्क्स आपके लाजमी कटते हैं और किस चीज़ों से नहीं कटते, किन चीज़ों से अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो ये दो पार्ट्स हैं। तो अभी हम पहले पार्ट को स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 में, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो सबसे पहले एक ट्रिक आपको पता होनी चाहिए एग्जाम्स के लिए। एग्जाम हमेशा 3 टाइप के आपको राउंड्स में करना चाहिए। राउंड नंबर 1 का मतलब होता है सबसे पहले आपको हमेशा वो चीज़ें फ़ौरन करनी चाहिए जो आपको 100% यानी 90 to 100% आपको आती हैं। मीन्स वो चीज़ें जो आप 100% श्योर हैं उसका आंसर्स आपको आते हैं, सबसे पहले हमेशा आपको वो करना चाहिए। देन दूसरे नंबर पे आप उन तमाम चीज़ों को करें जो आपको 50% आती है, मीन्स थोड़ी आती हैं थोड़ी नहीं आती। देन लास्ट में आपको हमेशा राउंड 3 का मतलब होता है वो चीज़ें आपको करनी चाहिए जो बिल्कुल भी तकरीबन आपको नहीं पता होती। उस पर वक्त आप उस वक्त बर्बाद कर सकते हैं जब आप राउंड 1 और राउंड 2 कर लें। मीन्स आपको हमेशा सबसे पहले वो चीज़ें करनी चाहिए जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आती हैं, उसके बाद वो चीज़ें करनी चाहिए जो कम आती हैं, और उसके बाद सबसे एंड में आप उस चीज़ पर अपना वक्त बर्बाद करना चाहे तो कर सकते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आती। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जो चीज़ नहीं आती या जो चीज़ थोड़ी बहुत आती उसके ऊपर अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं कि ये थोड़ा सा याद आ जाए, क्या था, आधा याद है आधा भूल गए। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये ट्रिक हमेशा आपको याद रखनी है। राउंड वाइज आपको पेपर स्टार्ट करना है, हमेशा वो चीज़ें सबसे पहले करनी है जो बहुत अच्छे से आती हैं, उसके बाद थोड़े अच्छे से आती है, उसके बाद जो कन्फ्यूजिंग वाली आपकी चीज़ें वो करनी है। आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो इसी तरीके से आप हमेशा पेपर में ये ट्रिक आपको हमेशा, चाहे वो MCQs हो, चाहे वो सेक्शन B हो, चाहे सेक्शन C हो, कोई भी पेपर हो, हमेशा इस पैटर्न पे आपको करना चाहिए। तो हम स्टार्ट करें पार्ट 1 जिसमें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो एग्ज़ाम्स होते हैं। एग्ज़ाम्स का मतलब हम बात करें पेपर की। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब बच्चे बैठे होते हैं तो उनके सामने जब पेपर आता है तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं। पैनिक का मतलब होता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पेपर, उनको मिसाल के तौर पर कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ नहीं आती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आती, और कुछ ऐसे होते हैं जो खुशी में पैनिक हो जाते हैं। ठीक है ना। तो आपको दोनों सूरतों में जो है घबराना नहीं है। ठीक है ना। चाहे पेपर आसान हो चाहे पेपर मुश्किल, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आराम सुकून से बैठना है। क्योंकि अगर पेपर मुश्किल है तो भी आपने करना है, आसान है तो भी आप ही ने करना है। इसलिए सबसे पहले जो आपको लाजमी काम करना है एग्ज़ाम के दौरान, सेंटर में जब आप बैठे होंगे, पेपर देख के आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सुकून से पेपर देखना है और पूरा पेपर आपको लाजमी पहले देखना है। मिसाल आपको सेक्शन A पहले मिलेगा MCQs का, तो आपको बिल्कुल सुकून से पूरे पेपर को जल्दी जल्दी देखना है। और जल्दी जल्दी देखने से मुराद ऐसा नहीं है कि अब आपको कोई चीज़ आती है तो अब आप इस खुशी में ही अपना टाइम बर्बाद कर दें। ठीक है। जो चीज़ें आती हैं उसका फ़ौरन टिक अपने पास करते रहे। MCQs पेपर को आप पेंसिल से टिक कीजिएगा हल्का सा, क्योंकि नॉर्मली पेपर में अलाउ नहीं करते आपको पेपर्स को टिक करने के लिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आराम सुकून से उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है। सो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, बच्चे हो जाते हैं पैनिक। आपको एग्ज़ाम में पैनिक नहीं करनी, आपको खामोशी से जैसा भी पेपर है, चाहे आसान है चाहे मुश्किल है आपके लिए, चाहे वो जैसा भी पेपर है, आप आराम सुकून से उस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। अगर तो आप गलती से भी थोड़ा सा भी उसको हावी कर लेंगे अपने दिमाग पे, तो जो आपको चीज़ें आती होंगी आप वो भी भूल जाएंगे। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुकून से अपना पेपर करना है। चाहे आधा आता है, चाहे पूरा आता है, चाहे जितना भी आता है, करना आप नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी। अब हम बात कर रहे हैं, आपको एग्ज़ाम में ऑफिशियली 2 कलर स्टूडेंट्स को अलाउ होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 कलर्स, और एक होता है ब्लैक कलर और एक होता है ब्लू कलर। याद रहे, इस कलर के अलावा आपको कोई भी कलर यूज़ नहीं करना, चाहे वो हेडिंग के लिए हो, चाहे वो किसी और काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको कलर 2 यूज़ करने हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू। इसके अलावा कोई भी कलर आपको अलाउ नहीं है। गलती से ग्रीन या रेड तो बिल्कुल भी 100% नहीं कर सकते यूज़।
ठीक है। सो 100% आपको यही 2 कलर यूज़ करने हैं, इसके अलावा कोई कलर यूज़ नहीं करना। पेन टाइप की बात करें तो देखिए आपको नॉर्मली हमेशा इंक पेन ही यूज़ करना चाहिए, बॉल पेन्स या पॉइंटर कोशिश करें कभी भी यूज़ ना करें। और एक और चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए वो ये है, कोशिश करें आप पुराना पेन यूज़ करें, इंक पेन अगर आपके पास पुराना है वो यूज़ करें। नया पेन एग्जाम में यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेन इंक पेन जितना ज़्यादा पुराना होता है उसकी राइटिंग उतनी ज़्यादा अच्छी और उसकी जो फ्लुएंसी होती है लिखने की वो उतनी ज़्यादा होती है। सो याद रहे, अगर आपके पास पुराने इंक पेन पड़े हुए हैं जो बिल्कुल चलते हैं तो आप हमेशा एग्जाम में याद रखिएगा, हमेशा जब भी आप पेन यूज़ करें इंक पेन यूज़ करें और वो पेन यूज़ करें जो आपके पास बहुत पुराना हो। नया पेन आपको ज़्यादा तंग करेगा लिखने में, पुराना पेन आपके लिए ज़्यादा कारआमद है। तो याद रखिएगा, पुराना पेन इंक पेन आपके पास है तो हमेशा उसको लेके जाइएगा अपने साथ, और इंक की बोतल भी लाजमी लेके जाइएगा। वैसे हमेशा हर पेपर में आप इंक पहले से ही भर के लेके जाएंगे घर से, बट एहतियातन फिर भी आप इंक की बोतल अपने साथ लाजमी लेके जाइएगा एग्जाम में। अवॉइड आपको क्या करना है, देखिए अवॉइड आपको रिमूवर जो होता है, इंक रिमूवर जो होता है, आप कोशिश करेंगे उसको अवॉइड करेंगे। इस तरह वाइटो भी आपने अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? रिमूवर या वाइटो जो है आपका पेज जो है उसको क्या कर देता है, ख़राब कर देता है। ख़राब से मुराद उस वक्त आपके सामने नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर गुजरने के बाद या थोड़े दिन गुजरने के बाद, चूँकि वो सरफेस थोड़ी सी कागज़ जो होता है वो बहुत हल्की क्वालिटी का होता है बोर्ड की कॉपी का, तो वो क्या होगा, आप जब रिमूवर यूज़ करेंगे या वाइटो यूज़ करेंगे तो वो कुछ दिनों बाद वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी कॉपी को अंदर से ख़राब कर देगा। पेज आपका हो सकता है फट जाए वहाँ से। तो आपको अवॉइड करना है, यानी कम से कम यूज़ करना है। कोशिश तो करेंगे आप यूज़ ही ना करें रिमूवर या वाइटो। अब रिमूवर या वाइटो यूज़ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो आपको करना ये होगा, जहाँ आपकी गलती हो जाए आप कोशिश करें उसको हल्का सा पेन से कट लगा दें। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने ABCD लिख दिया गलती से, ABCD को रिमोट से मिटाने के बजाय पेन से या पेंसिल से, स्पेशली पेन से ही लगाएंगे, 2 या 3 कट लगा दें छोटे छोटे, जिससे नज़र आए कि ये आपने गलत किया, उसको आपने काट दिया है। ठीक है, मेरी एग्जांपल आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने कहा रिमूवर या वाइटो नहीं यूज़ करना, उसकी जगह आप क्या करेंगे, पेन यूज़ करें, पेन यूज़ करेंगे और 2 कट लगाएंगे, 2 से 3 कट लगाएंगे, जिससे पता चलेगा कि आपने ये हिस्सा काट दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपको क्या यूज़ करना है लाजमी। ठीक है ना, आपको देखें हेडिंग्स लाजमी जाहिर सी बात है लगाते हैं, बट हेडिंग्स लगाने का भी प्रॉपर वे होता है। हेडिंग्स आप लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो उस टॉपिक से रिलेवेंट हो, ऐसा ना हो खुद से आप हेडिंगें बना के लगाएं। हेडिंग्स जितनी ज़्यादा आप लगाएंगे उतना अच्छा है। और दूसरा सबसे जो मेन मसला है जो बच्चों को होता है, बच्चों की राइटिंग का जो स्टाइल हो वो बहुत ज़्यादा उनके लिए मसला बनता है। आपको कभी भी एग्ज़ाम में स्टाइल वाली राइटिंग नहीं लिखनी, हमेशा सिंपल राइटिंग होनी चाहिए। सिंपल राइटिंग का मतलब क्या है, यानी आप जो अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, चाहे वो XYZ हो, किसी साइंटिफिक सब्जेक्ट की बात करो, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री की, या किसी इंग्लिश के सब्जेक्ट की बात करें, किसी भी सब्जेक्ट में आपको जो अल्फ़ाबेट हैं वो इतने क्लियर होने चाहिए कि वो हर शख्स को समझ आने चाहिए। मिसाल आप जो X लिखते हैं वो X आप किसी भी शख्स को दिखाएं उसको X ही लगे, ऐसा ना हो किसी को वो कुछ और लग रहा हो, किसी को कुछ। तो हमेशा जो आपकी राइटिंग का स्टाइल होना चाहिए वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, यानी आप जो भी वर्ड लिखें वो सिर्फ आपको समझ ना आए कि आपने डिज़ाइनिंग में क्या लिखा है, वो पढ़ने वाले को, चेक करने वाले को बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि आपने यही लिखा है जो आपने लिखा है। ठीक है, तो राइटिंग स्टाइल आपका हमेशा बहुत सिंपल होना चाहिए। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मार्क्स करते हैं बच्चे डिज़ाइनिंग वाली राइटिंग करते हैं। डिज़ाइनिंग वाली राइटिंग का मतलब चेक करने वाले को बात समझ नहीं आती, उसने क्या लिखा हुआ वर्ड, जो चीज़ समझ नहीं आती फिर वो कट जाती है। सो मेक श्योर आप हमेशा इस चीज़ को अच्छी तरह याद रखिए, आपकी राइटिंग का स्टाइल जो भी हो वो इतना क्लियर हो कि किसी को भी आप दिखाएं वो उसको वर्ड, हर बंदे को एक ही वर्ड लगने चाहिए जो आपने लिखे हैं, किसी को भी कन्फ्यूजन ना हो कि आपने ये A लिखा है या C लिखा है, D, जो भी लिखा है आपने जो लिखा 100% क्लियर नज़र आना चाहिए, वो वर्ड वही है और किसी और को कुछ समझ ना आए। इसी तरह स्पेशली अगर पेपर में मिसाल मैथ फिजिक्स के सब्जेक्ट की बात करें, उसमें अगर कोई अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर का लिखा हुआ है तो आप हमेशा स्मॉल लेटर ही लिखेंगे पेपर में। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको स्मॉल x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दी और आप कैपिटल X की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इससे भी मार्क्स आपके कटेंगे। तो जो फॉन्ट आपको पता है कैपिटल लेटर बोल रहा है तो कैपिटल लेटर लिखेंगे, स्मॉल लेटर कहा है तो स्मॉल लेटर लिखेंगे। राइटिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपकी। आपको साथ में अपने लाजमी क्या लेके आना चाहिए एग्जाम में, तो देखिए घड़ी जो होती है आप लाजमी अपने साथ कोशिश करें पहन के जाएं, क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत ज़रूरी है।
तो अगर आपके हाथ में घड़ी होगी तो आप वक्त को बार बार देखते रहेंगे, तो वक्त की मुनासबत से आप अपने एग्ज़ाम को लाजमी कीजिएगा। वरना ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं कि वो टाइम को नज़रअंदाज करते हैं और आराम सुकून से खुशी खुशी पेपर कर रहे होते हैं कि उनको सारा पेपर आ रहा है, लेकिन मसला ये टाइम को अगर नहीं देखेंगे और आप अपनी खुशी से पेपर करते रहेंगे तो अक्सर ऐसा होता है टाइम ख़त्म हो जाता है और पेपर रह जाता है। तो घड़ी आपके पास लाजमी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आप साइंटिफिक कैलकुलेटर, अब चूंकि अलाउ है 9-10 वालों को, आप बिल्कुल लेके जा सकते हैं। इंटर वालों को भी अलाउ है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने साथ लाजमी लेके जाइए। और एक और चीज़ की कोशिश कीजिएगा, मिनी स्टेपलर, छोटे स्टेपलर्स आते हैं, वो अपने साथ लाजमी लेकर जाइएगा, क्योंकि नॉर्मली बोर्ड में आपको कॉपियाँ जो दी जाती हैं उनको स्टेपल नहीं किया जाता, उनके लिए धागे दिए जाते हैं, धागों से आप उनको क्या करते हैं, गिठान लगाते हैं। सो वो भी अच्छा तरीका है, बट कभी इत्तेफाक ऐसा भी हो सकता है एंड में आपके पास टाइम कम हो बहुत और आपसे कॉपियाँ ले ली जाए, तो उस वक्त धागे बांधने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, स्टेपलर निकालेंगे, कॉपियों को स्टेपलर कर देंगे। ठीक है, नॉर्मली आपको स्टेपलर नहीं करना होता, नॉर्मली आपको बोर्ड की तरफ से धागे दिए जाते हैं, कॉपियों को धागे से बांधा जाता है, बट आपको क्या करना है, स्टेपलर लाजमी लेके जाना है अपने साथ छोटा, ताकि अगर आपके पास एंड में टाइम नहीं हुआ धागे बांधने का तो आप उसको स्टेपलर कर सकते हैं। नॉर्मली आप धागा ही बांधते हैं, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि आप धागे बांधे कॉपियों को, तो एंड में आप ये कर सकते हैं, स्टेपलर लगा सकते हैं। अब जो आपको नहीं लेकर आना, क्या नहीं लेकर आना, देखें बुक्स और नोट्स कभी भी आपको नहीं लेकर आने चाहिए अपने एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। क्यों नहीं लाने चाहिए, क्योंकि वजह यह है, जब आप सेंटर के अंदर आते हैं नॉर्मली आपको बुक्स नोट्स अलाउ नहीं करते। मान लीजिए अगर वो अलाउ करते भी हैं तो आपको सेंटर के अंदर किसी भी एक कॉर्नर में बता देंगे कि बेटा अपनी चीज़ें, आपका चाहे बैग हो, चाहे नोट्स हो, चाहे बुक्स हो या मोबाइल या जो भी हो, सारी चीज़ें आपको कहेंगे एग्जामिनेशन सेंटर, यानी आपका जो रूम होगा एग्जामिनेशन का, उसके बाहर आपको बोलेंगे रख दीजिए। मान लीजिए आप नोट्स या बुक्स जो भी लाए हैं या बैग लेकर आए हैं, वो आपको कहेंगे क्लास के बाहर जो भी जगह है वहाँ पर रख दीजिए, वापसी जाते हुए ले जाइएगा। तो ऐस कंडीशन में क्या होता है, ज़्यादातर कंडीशन में ये होता है जो बच्चे पहले पेपर कर लेते हैं, वो जाते हुए उनको जो नोट्स या बुक्स या कोई भी अच्छा बैग उनको पसंद आता है तो वो उठाकर ले जाते हैं, और फिर आप जब वापसी आएंगे तो आपको कोई भी चीज़ वापस नहीं मिलेगी। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा इस चीज़ की, आप कोशिश करें कि आपके नोट्स हों, बुक्स हों या कोई स्टाइलिश बैग वगैरह कुछ भी हो, उसको सेंटर में ना लेके जाएं, क्योंकि उसके वापसी की उम्मीद बहुत कम होती है नॉर्मल सेंटर्स में। अच्छे सेंटर हो तो वहाँ डिसिप्लिन होता है, वहाँ ऐसा नहीं होता, बट नॉर्मल जो आगे पीछे सेंटर्स लगते हैं उनमें ऐसा बहुत होता है कि बुक्स, नोट्स और बैग्स वगैरह बच्चों के गायब हो जाते हैं। तो मोबाइल फ़ोन तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता, तो कोशिश करें तो बिल्कुल भी ना लेके जाएं। अब हम बात करते हैं, देखें आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा सोना चाहिए एग्ज़ाम्स के दौरान, यानी कि एग्ज़ाम्स आपके स्टार्ट हो जाएं उस दौरान कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 घंटे सोएं, बहुत कम सोएं तो 6 घंटे सोएं। याद रहे, इससे ज़्यादा ना सोएं ना इससे कम सोएं, क्योंकि दोनों कंडीशंस, ये मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब 8 घंटे बहुत ज़्यादा नींद करें तो बहुत अच्छा है आपकी बॉडी के लिए, बहुत कम 6 घंटे करें तो भी आपकी बॉडी के लिए आरामदेह है। इससे ज़्यादा इससे कम करेंगे तो फिर वो आपका नुकसान है। अब हम बात करते हैं स्टडी टाइम। तो देखिए सुबह 5 बजे अगर आप कोशिश करते हैं उठ जाएं किसी तरीके, सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक पढ़ने का बेहतरीन टाइम होता है। तो आप कोशिश करें सुबह 5 से सुबह 11 तक पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे तो आपके लिए बेहतरीन टाइम है। फिर अदरवाइज़ दूसरा नहीं तो आपके पास टाइम है दोपहर 12 से रात 10 बजे तक। याद रहे, रात 10 से लेकर सुबह 5 बजे तक पढ़ना बहुत कम लोग सजेस्ट करते हैं इस टाइमिंग में, क्योंकि नींद ख़राब होती है और रात के टाइम पढ़ना लोगों को नॉर्मली इफेक्ट, वो सारे इसके इफेक्ट्स होते हैं। तो कोशिश की है करें कि इस टाइम में जो टाइम आपके सामने लिखे हैं इस टाइम में आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ रात के टाइम में अवॉइड कीजिए पढ़ना। अब स्टडी गैप क्या होना चाहिए, स्टडी गैप मतलब ये है कि आप अगर पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पर 1 घंटा आपने लगातार पढ़ लिया तो उसके बाद 15 मिनट का आप गैप ले सकते हैं। गैप से मुराद ये है उसमें आप कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल खाना पीना कुछ कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई फॉर एग्जांपल आप गेम खेल सकते हैं माइंड फ्रेश करने के लिए 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है ना। कोई छोटा मोटा आप गेम, कोई स्पोर्ट्स छोटा मोटा 10-15 मिनट का हर 1 घंटे बाद आप कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा लगातार पढ़ेंगे तो उससे आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब रहेंगे। तो कोशिश करें हर 1 घंटे बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसमें आप चाहे कोई छोटा सा मोबाइल में गेम खेल लीजिए, चाहे कोई आप किसी छोटे से स्पोर्ट्स से काम लीजिए। मैक्सिमम 10 मिनट से 15 मिनट का गैप लेना है, इससे ज़्यादा गैप नहीं लेना। और गैप के बाद आपको क्या करना चाहिए, नॉर्मली एक और स्ट्रैटेजी होती है वो करनी चाहिए
कि मान लीजिए आप अगर 1 घंटा पहले लिख रहे थे, मीन्स प्रैक्टिस कर रहे थे किस चीज़ की, उसके 15 मिनट के गैप के बाद आपको 1 घंटा रीडिंग करनी चाहिए। रीडिंग से मुराद हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, समझ लें कि फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में आपने 1 घंटा पहले डेरिवेशंस या न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की, उसके बाद 10-15 मिनट का आपने गैप लिया, फिर उसके बाद 1 घंटा जो आपके पास होगा उसमें आप कोशिश करें रीडिंग से मुराद आप जो याद करने के सवाल हैं, थ्योरी वगैरह, वो आप याद कर लीजिए। फिर दोबारा इस तरह 10-15 मिनट का गैप लेके दोबारा आप चले जाएंगे न्यूमेरिकल्स या डेरिवेशन पे, फिर इस तरह गैप लेके दोबारा आप चले जाएंगे ये याद करने पर या रीडिंग पर। तो इस तरीके से अल्टरनेट तरीके से चलेंगे तो आपको क्या होगा, मसला नहीं होगा। ये साइकोलॉजिकली वे है, बहुत अच्छा, आपके जो माइंड है उसके हिसाब से बहुत अच्छा ये अल्टरनेटिव मैंने आपको तरीका बताया। इससे आपका माइंड बहुत जल्दी जो है ना नहीं थकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका दिमाग काम करेगा, आपको थकावट कम होगी और बोरियत नहीं होगी। अब स्टडी स्टाइल की बात करें, आइसोलेशन का मतलब देखें, आप जब भी पढ़ें तो ऐसे पढ़ें कि आप आइसोलेटेड हों। आइसोलेटेड का मतलब आप ऐसी जगह बैठ के पढ़ें जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ऐसा ना हो आप घर के बीच में, यानी सबके बीच में बैठ के पढ़ रहे हैं, लोगों की बातें भी सुन रहे हैं, साथ टीवी चल रहा है या साथ मोबाइल पकड़ा हुआ है। ऐसे स्टडी करना और ना करना एक बराबर है। मीन्स ऐसे स्टडी अगर आप करते हैं जहाँ लोग बैठे हुए हैं, या अपने मोबाइल आपके पास या टीवी चल रहा है, या आप सौदा वगैरह लेने जा रहे हैं, साथ साथ थोड़ा पढ़ रहे हैं, थोड़ा सौदा लेने चले गए, तो ऐसी आप 3 घंटे स्टडी करें और इसके बजाय आप आइसोलेशन में स्टडी करें 1 घंटा, वो एक बराबर है। यानी वैसे आप 3 से 4 घंटे स्टडी कर लें, और जो मैं अब आपको बता रहा हूँ आइसोलेशन का मतलब एक अलग रूम में बैठ जाएं जहाँ पर ना टीवी हो, ना मोबाइल हो, ना कोई और हो जो आपको डिस्टर्ब करे। आप 1 घंटा लगातार पढ़ें, और जो उससे पहले के केस में आप 4 घंटे पढ़ें, दोनों एक बराबर है। सो कोशिश करें आइसोलेशन में पढ़ें, बिल्कुल सेपरेट तरीके से। फिर दूसरा नंबर बात वही है, स्टडी तो आप कर रहे हैं विदाउट मोबाइल करें। मोबाइल आपके पास ना हो, मोबाइल होगा तो फिर आपकी स्टडी ना होने के बराबर है। अब आपको टेक नहीं करना, जो डोंट टेक हैवी लंच। देखें एग्ज़ाम के दौरान जब एग्जामिनेशन के डेज होते हैं उसमें कोशिश करें ना ज़्यादा बहुत हैवी लंच करें, ना बहुत हैवी डिनर करें। लाइट डिनर, लाइट लंच आप कर लें, कोई इशू नहीं, बट ज़्यादा हैवी चीज़ें आप खाएंगे तो उससे क्या होगा, आपको सुस्ती होगी। सुस्ती होने से आपका पढ़ने का दिल नहीं करेगा, या आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी। तो एग्ज़ाम्स के जो आपका 15-20 दिन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें कोशिश करें लंच और डिनर जो आप करते हैं वो कम से कम करें, ताकि, या कम से मुराद इसके अलावा हैवी चीज़ें ना खाएँ। हैवी चीज़ों से मुराद फॉर एग्ज़ाम्पल बिरयानी हो गई, या इस तरह के आइटम्स हो गए जो बहुत हैवी होते हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में सुस्ती आएगी, और सुस्ती से आपको नींद भी आएगी और आपका पढ़ने का भी दिल नहीं करेगा। तो एग्ज़ाम के दिनों में आपको चाहिए कम से कम लाइट चीज़ें खाएं। अब क्या खाना चाहिए, नॉर्मली आप एग्ज़ाम के दिनों में पॉपकॉर्न या चॉकलेट जितना दिल करे खा सकते हैं, ठीक है ना। चॉकलेट बहुत ज़्यादा खैर नहीं खा सकते, क्योंकि उससे भी आपको ऐसा ना हो नींद आ जाए। पॉपकॉर्न आप जितना मर्जी खाएं, उससे क्या होगा, आपकी भूख तो ख़त्म नहीं होगी, आपको कैलोरीज मिलती रहेंगी। इस तरह चॉकलेट भी हैं, कोई चॉकलेट अगर आप खाते हैं उससे आपका पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन आपकी बॉडी में बहुत सारी कैलोरीज आ जाएंगी। मिसाल के तौर पर आप 1-2 घंटे बाद एक चॉकलेट खाते हैं अगर, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, ठीक है ना। आपको भूख नहीं, आपको यानी बार बार भूख नहीं लगेगी, लेकिन आपको सुस्ती भी नहीं होगी। तो कोशिश करें एग्ज़ाम के दिनों में आप पॉपकॉर्न्स खा सकते हैं और चॉकलेट खा सकते हैं। इस तरह आप ड्रिंक्स में अगर आप कॉफ़ी पी सकते हैं तो कॉफ़ी पीजिए, ब्लैक कॉफ़ी। इस तरह टी भी पी सकते हैं, या जूस वगैरह पी सकते हैं। गर्मियाँ ज़्यादा है तो कॉफ़ी या टी अगर आप नहीं पी सकते तो जूस पीजिए, बट ऐसे जूस ना पीजिए जिससे पी के आपको बार बार नींद आए। अब बात करते हैं राइट, आपको जो लिखना है कैसे लिखना चाहिए। देखें, टू द पॉइंट लिखना चाहिए। टू द पॉइंट का मतलब आपसे जो पूछा गया आप सिर्फ उसके बारे में लिखें, ना कि अपनी तरफ से कुछ कहानियां बनाएं, ठीक है ना। आपसे अगर कोई एक चीज़ पूछी जा रही है, अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो बिल्कुल इसके बारे में लिखिए, बट अगर आपको उसके बारे में कोई इल्म नहीं तो इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी तरफ से कोई भी कहानी लिखें और आपको लगेगा कि शायद आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको जो पूछा गया है उसके बारे में बात लिखनी है, और जो पूछा गया सिर्फ उसके बारे में लिखनी है। खुद से कहानियाँ नहीं बनानी। अगर नहीं आता ना लिखें, कोशिश करें अगर पता है तो लिखें, अदरवाइज खुद से कहानियाँ नहीं बनाएं। टू द पॉइंट का मतलब जितना पूछा गया उतना आपको लाजमी लिखना है। एंड दूसरे नंबर पे आपके पास क्या होनी चाहिए, प्रॉपर वे में आपको प्रेजेंट करना है पेपर को। प्रॉपर प्रेजेंटेशन का मतलब पेपर को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए वो प्रॉपर वे में आपको लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। फिर ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन क्या होती है ये हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आपकी जो अगली वीडियो है, इस वीडियो के पार्ट 2 है, उसमें पूरी हमने डिस्कस की है कि पेपर आपको किस तरह प्रेजेंट करना है, पेपर में किस तरह लिखना है, किस तरह नहीं लिखना, कैसे आपको चीज़ें अटैम्प्ट करनी है, कैसे नहीं करनी, उस चीज़ के बारे में पार्ट 2 इस वीडियो का प्रॉपर प्रेजेंटेशन का, वो लाजमी देखिएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि पेपर में किस तरीके से आपको लाजमी लिखना चाहिए और किस तरीके से नहीं लिखना चाहिए।